नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मैं अपनी उन बहनों के लिए वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिनको हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योर की जर्नी में हम देख रहे हैं। यानी कि वो सब लोग, वो सब गृहिणियाँ जो चाहती हैं कि मेरा अपना एक कारोबार भी हो, या जिनका घर के अलावा एक कारोबार ऑलरेडी है और उसको वो और आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेके जाना चाहती हैं। दोस्तों, इसमें आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसमें चार तरह की उन लेडीज़ के बारे में बात करूँगा जो ऑलरेडी इस प्रक्रिया से गुजर रही हैं या ऐसी प्रक्रिया से गुजरेंगी। पहला तो ये कि हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी चलाते हुए कुछ लोग तो डर के मारे ड्राइव करना के लिए यस ही नहीं करते, और उस डर के रहते वो ज़िंदगी में कभी गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पाते। ये पहली कैटेगरी है। यानी कि डर का इतना ज़्यादा हावी हो जाना कि वो अपने आप को इसमें लेके ही ना जाएं, और कभी भी वो सोचते 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 अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो बता रहा था कि एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, फोक सिंगर। तो वो बता रही थी कि मेरी माँ के हारमोनियम को शादी के बाद स्टोर में रखवा दिया गया, और वो उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर दोबारा संगीत गीत गाया ही नहीं। लेकिन ये ऐसा उनके साथ नहीं हुआ, उनके पति ने सहयोग दिया। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो डर के कारण या किसी भी ऐसे माहौल के कारण उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया नहीं। ये पहली और सबसे खतरनाक कैटेगरी है। सेकंड, ड्राइविंग करने के लिए बहुत सारे लोग इसलिए ड्राइव करने में बहुत आगे नहीं निकल पाते कि वो ड्राइविंग स्टार्ट भी करते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, और शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा उनकी इतनी कि वो चोट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक्सीडेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और अपने सीखने पे कम। यानी कि ये एक सेकंड तरह की कैटेगरी है जो शुरुआत में हर एक के साथ आती है, लेकिन कुछ लोग इसमें से बाहर निकल आते हैं, कुछ लोग इसमें काफ़ी लंबा खिंचते हैं। ये सेकंड कैटेगरी एवरेज है, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग अच्छे जागरूक होने के कारण इससे आगे आ जाते हैं, इससे बहुत जल्दी पार पा लेते हैं। थर्ड कैटेगरी, जो कि एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, लेकिन बाद में उस एक्शन को करेक्ट करते चले जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बढ़िया कैटेगरी है। इसके बारे में एक कैटेगरी के बारे में मैं रतन टाटा का एक कोट भी सुनाना चाहता हूँ। रतन टाटा कहते हैं, मैं डिसीजंस लेता हूँ और बाद में उन्हें करेक्ट करता हूँ। यानी डिसीजंस कोई भी है, मैं डिसीजंस लेता रहता हूँ और उनको बाद में करेक्ट करता हूँ। उनके टाइम मैनेजमेंट, उनकी काफ़ी स्किल्स के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, और उनके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, और देखकर हैरान होता है कि 100 से ज़्यादा कंपनीज अभी 70 75 80 की एज तक इतने शानदार तरीके से चला रहे हैं। कमाल है। और उनमें से कम 20 25 कंपनी तो फॉर्चून 500 में टॉप 100 में फीचर करती हैं। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है वो है जो हमारी परफेक्ट स्टेज को बयान करती है, आगे वाली स्टेज को बयान करती है। वो ये है कि हम बहुत बढ़िया, बहुत सुकून से, बहुत तरीके से चल रहे होते हैं, और अचानक एक दिन फिर दोबारा से धाराशायी होते हैं और गिर जाते हैं और बहुत पीछे जाते हैं। फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी उसी चीज़ को। हमारे एक पड़ोसी भी हैं जो किसी ज़माने में चावड़ी में उनकी होलसेल का बहुत बड़ा अच्छा काम था, और बड़े अच्छे नाम वाले वो व्यापारी थे। लेकिन वहाँ जब उनके पिताजी नहीं रहे और उसके बाद भाइयों में बंटवारा, ये सब चीज़ें हुई, तो वो नौकरियों के लिए मोहताज हो गए, और नौकरियों के बाद में वो चलते चलते ये स्थिति आ गई कि अब तो 60 प्लस है, मगर वो नौकरियां भी उनके लिए मतलब जो बंदा या तो एडजस्ट कर ले नौकरी में वो ठीक है, लेकिन एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे कि नौकरी में भी आगे तरक्की करें, तो वो सब चीज़ें एक कई किसी तरह से वो कह लीजिए कर्स बन के रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है। हम जैसे अभी सही सही तरीके से बिजनेस कर रहे थे, तो अचानक ये कोरोना के 20 25 दिन 50 दिन आ गए। तो इसमें हम बजाय तो इसमें डूबकर अपने आप को कोसे, हम ये भी कर सकते हैं कि हम इससे
लड़ने की तैयारी करें और फ्यूचर के लिए अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखें और फ़ोन पर चीज़ों पर बात होती रहे, ताकि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो हम इसकी भरपाई करके वापस उसी रोप में आ जाए, उसी फ्लो में आ जाए जिस फ्लो से हमने काम छोड़ा था। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अभी इन्हीं दिनों जो सोशल मीडिया उनमें एक सिंगर बहुत ज़्यादा नाम कमा रही है, मैथिली ठाकुर। तो ये मैथिली ठाकुर दिल्ली की ही है, शायद द्वारका साइड कहीं रहती हैं। तो इनका बहुत गरीबी और उसके साथ इनके पिताजी ने इनको लालन पालन किया। और मैं यहाँ जो फोकस करना चाहता हूँ उनकी मम्मी के ऊपर। उनकी मम्मी ने हर बुरे दौर में अपने पति का इतना शानदार साथ दिया, ना केवल पति का साथ दिया, पीछे बच्चों को भी इतना बढ़िया तरीके से पापा की बताई हुई गाइडलाइंस पर फॉलो किया कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे हैं और तीनों के तीनों बेहद कमाल का गा भी रहे हैं, तबला बजा रहे हैं और गायकी में कमाल कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में वो राइजिंग स्टार में भी आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट्स, ESRD में वो पढ़ती है फर्स्ट या सेकंड ईयर में और कमाल का गाती हैं। मतलब ये जब चीज़ें कहाँ लेके जा रही हैं, यानी कि एक हाउसवाइफ ही के तरीके से सोचती है तो वो हाउसवाइफ ही रहेगी। एक हाउसवाइफ से आगे बढ़ के सोचती है तो वो बहुत कुछ सोच कर सकती है और बहुत सारे चीज़ें उसके हाथ में आ जाएंगी। यही आज की मैं बात कहना चाहता था। थैंक यू। जय हिंद। Sandro, you asked me about the great objection, I don't believe in life insurance. Does anybody get that, or does it just happen where I live? Okay. If somebody says to me, I don't believe in life insurance, I say, you don't have to believe in life insurance. It's not a religion. Life insurance is just risk management. We transfer the risk from families or businesses who cannot afford it to insurance companies who can afford it. That's all it is. And then I'd say to a prospect, at your age, out of every 100 people, one of you will die this year. And the insurance companies do not care if you're the one, because 99 are still paying the premiums. They've only lost 1%. But if you are the one, the loss to your family or to your business is 100%. It's just risk management. Thank you. Let's pass the risk from your family or your business that can't afford it to the insurance company that can afford it.